हेलो डियर, जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम है यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। गाइज आज का वीडियो इतना शानदार है दोस्तों। अब से हम दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो डिफिनीशन पार्ट है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने दिन में हो, 5 से 7 दिन में हो, हर एक सब्जेक्ट का प्रतिदिन हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज जो हम लाए हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, और ये यहाँ पे 1 से 10 या 15 जितना हो सकता है कम से कम समय में देखने का कोशिश करेंगे। लगभग दोस्तों हर एक सब्जेक्ट में 80 से 90 डिफिनीशन है, जो कि दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा आपको 10 नंबर देगा, ये कन्फर्म है। किसी भी स्टेट में है तो किसी भी रूप में आपको यहाँ से 10 नंबर देगा, और 10 नंबर देने के साथ साथ ये आपको दोस्तों हर एक चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे देगा। तो इससे होगा क्या कि मान गए आपको कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन आपको डिफिनेशन याद है, और डिफिनेशन में थोड़ा सा चीज़ें को बताया जाता है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन का थोड़ा सा चीज़ आप जान रहे हैं और तो उसको आपको लिखने को मदद मिलेगा। तो डिफिनीशन का यही बहुत बड़ा रोल है कि आप चीज़ों को बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जिससे आइडिया मिल जाता है कि कौन चीज़ क्या होता है। तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखने में मदद करेगा। और उसके बाद बात किया जाए तो आपको ये डिफिनीशन में तो 10 नंबर देगा ही देगा, तो आप लोग को देखना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम चाहेंगे कि जितना शॉर्ट हो सके, 15 मिनट से कम हो सके, करने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं साथियों। यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला प्रश्न है विनिंग। साथियों जो विनिंग क्या होता है, तो दोस्तों विनिंग आप लोग को मैं ओवरऑल एक छोटा सा इसका आइडिया बता देता हूँ कि विनिंग एक दोस्तों माता के दूध छुड़ाने का प्रक्रिया है। जब कोई बच्चा होता है, 6 महीना का हो जाता है, तो दोस्तों जब समय हो जाता है तो बच्चे को माँ का स्तनपान से छुटकारा दिलाना ही विनिंग कहलाता है। अब इसको हम जान लेते हैं कि इसमें लिखना क्या है। बीनिंग वह प्रक्रिया दोस्तों, बीनिंग एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत बच्चे धीरे धीरे माँ के दूध के समान पारिवारिक आहार में लाते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि माँ के जो दूध होता है उसको धीरे धीरे उससे दूर करके समान आहार में बच्चे को लाते हैं। इस दौरान उसे माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार या पूरक आहार सप्लीमेंट्री दिए जाते हैं। दोस्तों जब माँ के दूध छुड़ाना हो तो अचानक दोस्तों बच्चे का दूध नहीं छुड़ाया जाता है, उससे थोड़ा सा आहार, थोड़ा सा माँ का दूध, मतलब दोनों जो है वो लेवल में दिया जाता है, ताकि धीरे धीरे बच्चे को आहार का भी, भोजन का भी आदत लग जाए, और धीरे धीरे वो माँ के दूध से दूर चले जाए, मतलब दूध का छुटकारा मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो वही कहता है कि पूरक आहार या ऊपरी आहार दिया जाता है, जो बच्चे को इस दौरान बढ़ी हुई पोषण आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जो दोस्तों क्या करता है कि जो एक बच्चे जब धीरे धीरे उम्र बढ़ता है तो धीरे धीरे उससे पोषक तत्वों की आवश्यकता हो जाता है शरीर के वृद्धि विकास के लिए। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पर्याप्त नहीं रहता है, उसे भोजन चाहिए जिसके थ्रू उसे प्रोटीन मिल पाता है, आवश्यक पोषक तत्व मिल पाएगा। तो वही चीज़ है कि उससे क्या होगा, जो भोजन धीरे धीरे लेगा और जो माँ के दूध को छुटकारा मिलेगा, तो उससे क्या होगा, पोषण का आवश्यकता को पूर्ति होगा। यहाँ बीनिंग का तात्पर्य स्तनपान बंद कर देना नहीं है दोस्तों। यहाँ जो बीनिंग का तात्पर्य है यह स्तनपान बंद कर देना नहीं है। मतलब यह सीधा सीधा कहा जाए तो जो बीनिंग है, बीनिंग का ये मतलब नहीं है कि सीधा सीधा जो है वो स्तनपान बंद ही कर दिया जाए। मतलब धीरे धीरे स्तनपान जो है उससे दोस्तों, और साथ में भोजन भी, आहार भी देना, इसी प्रक्रिया को बीनिंग कहा जाता है। अचानक से दूध को छुड़ा देना ही बीनिंग नहीं कहलाता है। वही चीज़ें हैं, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। दूसरा है, दूसरा क्या है कि कृत्रिम पोषण, मतलब आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होता है। माँ के दूध से बच्चे का पोषण प्राकृतिक पोषण कहलाता है। फ्रेंड जो माँ का दूध होता है वो क्या कहलाता है, एक प्राकृतिक और नेचुरल न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। लेकिन जब माँ के दूध से पोषण न करके ऊपरी आहार एवं माँ के दूध के प्रतिस्थापक दिए जाएं तो उसे कृत्रिम पोषण, आर्टिफिशियल फीडिंग कहते हैं। मतलब समझ गए, बिल्कुल आसान है। देखिए कृत्रिम पोषण का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि माँ के जो दूध है वह एक प्राकृतिक पोषण है, नेचुरल है। लेकिन जब माँ के दूध को दोस्तों क्या किया जाए, माँ के दूध के पोषण न करके कोई दोस्तों बाहरी या ऊपरी पोषण दिया जाता हो, जैसे भोजन वगैरह, या दोस्तों थोड़ा सा अलग से चीज़ें दिया जाता हो बच्चे को, तो वो जो पोषण होता है, या माँ के जो दूध है, माँ के दूध के जगह पे प्रतिस्थापक के मतलब क्या होता है कि स्थापित कर देना किसी दूसरे चीज़ के द्वारा। तो मतलब माँ के दूध के जगह पे कोई और चीज़ें दिया जाए पोषक के रूप में, वही कहलाता है कृत्रिम पोषण। चीज़ें समझ गए। तीसरा है अंडर 5 क्लिनिक। अब देखिए दोस्तों ये अंडर 5 क्लिनिक जो है आपसे पूछेगा, तो ये दोस्तों 5 नंबर में पूछता है। तो अंडर 5 के बारे में जान लेंगे, उसका कितने लेयर होता है वो लिखना होगा। तो यहाँ पे तो डिफिनीशन है, लेयर लिखेंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि आप अंडर 5 क्लिनिक के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित होती है। तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है कि जो अंडर 5 क्लिनिक होता है यह 5 वर्ष तक के बच्चे को स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल से संबंधित होता है।
इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। अब ये जो इस प्रकार के जो क्लिनिक है ये क्या करता है कि 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है ना, उसके डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट और उसके सिक्योरिटी मतलब रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आसानी तरीक़ा से समझ गए। नेक्स्ट है चौथा है रक्ताल्पता मतलब एनीमिया। दोस्तों एनीमिया क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल की एनीमिया ब्लड में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम जाना ही क्या कहलाता है, लाल रक्त कोशिकाओं का कम हो जाना ही रक्ताल्पता कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, रक्ताल्पता ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, जहाँ पे रक्ताल्पता क्या होता है, कारण, लक्षण, उपचार सभी चीज़ें पूछता है। लेकिन आपको रक्ताल्पता के बारे में तो थोड़ा मोड़ा नॉलेज हो जाएगा, तो यही चीज़ें हैं। तो रक्ताल्पता जो होता है, रक्ताल्पता कहता है लाल रक्त कणिकाओं का आयतन या आकार या उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा या दोनों का समान स्तर से नीचे गिरना एनीमिया कहलाता है। साथियों क्या समझ गए कि रक्ताल्पता मतलब एनीमिया एक दोस्तों ऐसा बीमारी होता है जिसमें ब्लड में क्या होता है, लाल रक्त जो कणिका होता है ना, उसका आयतन मतलब वॉल्यूम जो है ब्लड में आरबीसी का वॉल्यूम कम जाता है या आकार कम जाएगा, या उस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है, ये मात्रा क्या होता है या दोनों जो है समान स्तर से नीचे हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, ब्लड में क्या क्या कम होगा, लाल रक्त कणिकाओं का आयतन, आकार या उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा समान स्तर से नीचे गिर जाएगा, उसी को एनीमिया कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। लाल रक्त कणिकाओं की परिमाणात्मक एवं मात्रात्मक कमी को एनीमिया कहते हैं। दोस्तों वही है कि लाल रक्त कणिका जो होता है आरबीसी, उसके परिणामता मतलब जो रिजल्ट आता है या जो मात्रात्मक है उसके कमी को एनीमिया कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 6 माह से 6 वर्ष की आयु में 11 ग्राम प्रति DL तथा 6 वर्ष से 14 वर्ष में 12 GM प्रति DL से कम हीमोग्लोबिन स्तर एनीमिया का श्रेणी में आता है। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि बताइए कि WHO के अनुसार, या सीधा देगा कि 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु में कितने जो है आरबीसी का लेवल कम होगा जो एनीमिया के श्रेणी में आएगा। तो 6 माह से 6 वर्ष कहेगा तो 11 GM प्रति DL, इससे कम होगा तो क्या होगा, एनीमिया के श्रेणी होगा। अगर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच देगा तो 12 GM प्रति DL से कम होगा हीमोग्लोबिन का स्तर, तो ये एनीमिया कहलाता है। तो आप लोग समझ गए अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 5वां प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन। तो ये फर्स्ट ईयर में भी देखें टीकाकरण होता क्या है। शरीर में वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन या एंटी सीरम प्रविष्ट कर किसी विशेष रोग के प्रति रोग प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न करना प्रतिरक्षण मतलब के टीकाकरण कहलाता है। साथियों मैं आपको सीधे भाषा में बता दूं तो इम्यूनाइजेशन होता है, जैसे टीकाकरण क्यों किया जाता है, तो किसी भी दोस्तों वायरल जो बीमारी होता है, जो संक्रमित बीमारी होता है, जो दोस्तों वायरल जनित मतलब वायरस जनित जो बीमारी होता है दोस्तों, उससे शरीर में लड़ने के लिए एक दोस्तों इम्यूनाइजेशन मतलब आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा किया जाता है रोग से लड़ने के लिए। और जो दोस्तों रोग से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी पैदा किया जाता है उसी को कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। तो दोस्तों मतलब रोग से ये क्या करता है, विरोध करता है रोग को, जिससे क्या होता है हमारा शरीर लड़ पाता है। तो ही कहता है कि शरीर में वैक्सीन या इमोग्लोबिन या एंटी सीरम प्रविष्ट कर किसी विशेष रोग से क्या करता है, लड़ने का जो क्षमता उत्पन्न करता है उसी को प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण कहते हैं, मतलब इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसका उद्देश्य बच्चे को 6 जानलेवा बीमारियां जैसे गोल घुंटू मतलब डिप्थीरिया, कुकर खांसी मतलब हुपिंग कफ, टेटनस, टेपेदिक, पोलियो, मिजल्स से मुक्ति दिलाना। भारत में इसे 1978 में लागू किया गया। साथियों जो इम्यूनाइजेशन है भारत में कब लागू किया गया, 1978 में लागू किया गया। और ये जो है बच्चे में 6 प्रकार का जो बीमारियाँ है उससे दोस्तों ये क्या करता है, मुक्ति दिलाता है। कौन कौन है, डिप्थीरिया है, हुपिंग कफ है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसके बाद पोलियो है और मिजल्स है। इसको याद रख लीजिएगा, इसका ये मेन पॉइंट है। और इम्यूनाइजेशन यहाँ तक है, चीज़ें को समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं आमाशय या मध्यांतरण छेदन पोषण मतलब गैस्ट्रोएस्टोमी या दोस्तों जेजुनोएस्टोमी फीडिंग क्या कहते हैं। मतलब दोस्तों गैस्ट्रोएस्टोमी फीडिंग या जेजुनोएस्टोमी फीडिंग क्या कहलाता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो दोस्तों जब बालक के ऊपरी आंत्र मार्ग, दोस्तों जब बालक के जो ऊपरी आंत्र का आंत्र जो होता है ना, उसके ऊपरी मार्ग या समान मार्ग की शैल क्रिया या अन्य किसी परेशानी के कारण पोषण को आमाशय एवं आंतों तक पहुंचाना संभव नहीं होता है, अतः गैस्ट्रोटोमी एवं जेजुनोएस्टोमी के द्वारा पोषण फीडिंग की जा सकती है। देखिए दोस्तों
ये जो आमाशय या मध्यांतरण छेदन पोषण होता है ना, इसमें क्या होता है, जो आंत होता है हमारा और जो दोस्तों आमाशय होता है मतलब जो पेट होता है, तो अगर उसमें कोई सर्जरी के कारण उसके मार्ग में, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, जब बालक के ऊपरी आंत्र मार्ग मतलब दोस्तों जो ऊपर का जो आंत का मार्ग है ना, रास्ता है वो, या दोस्तों जो समान मार्ग है जिसके थ्रू भोजन हमारे पेट तक जाता है, तो दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं बड़ी आंत होता है, छोटी आंत होता है, तो बड़ी आंत से होते हुए छोटी आंत में भोजन कहाँ जाता है, पचता है, और ये पहले पेट में जाता है, फिर ऐसे वैसे होते रहता है। तो उसी क्रिया में दोस्तों जो आमाशय का ऊपरी मार्ग है या जो समान मार्ग है, उसमें दोस्तों कोई सर्जरी क्रिया जिसको शल्य क्रिया बोलते हैं, या किसी अन्य परेशानी के कारण पोषण जो है वो आमाशय एवं आंतों तक पहुँचाना संभव नहीं हो पाता है, जिसके लिए गैस्ट्रोटोमी या जिज्नोस्टोमी द्वारा पोषण फीडिंग की जा सकती है। सीधा समझिए कि हमारा जो आंत है, आंत का जो दोस्तों मार्ग है, उसमें समस्या आने के कारण या सर्जरी के कारण जो हमारा भोजन है वो आमाशय तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाता है, जिसके लिए दोस्तों गैस्ट्रोटोमी या जिज्नोस्टोमी का प्रयोग पोषण फीडिंग के किया जाता है। तो यही चीज़ें हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सातवां। साथियों सातवां है कि एनीमा क्या होता है। एनीमा दोस्तों ध्यान में दीजिएगा, रोगी को आंत की सफाई हेतु मलाशय द्वारा प्रविष्ट कराना अथवा औषधि या पोषण प्रवेश करवाना ही एनीमा देना कहलाता है। साथियों एनीमा क्या होता है, तो दोस्तों जब रोगी को आंत का सफाई नहीं हो पाता है, आंत में बहुत ज़्यादा मल मूत्र दोस्तों इकट्ठा हो जाता है, तो क्या होता है, तो उसी आंत की सफाई हेतु जो मलाशय होता है, जहाँ से दोस्तों मल बाहर निकलता है, तो उस मलाशय के द्वारा पर दोस्तों जो है द्रव का प्रविष्ट कराना ही क्या कहलाता है, एनीमा कहलाता है। अब ये जो द्रव होता है ये औषधि हो सकता है या कोई पोषण प्रवेश करवाना ही एनीमा देना कहलाता है। साथियों पोषण का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति मुंह से अपना पोषण नहीं ले रहा है तो उसे मलाशय के द्वारा भी पोषण दिया जाता है। तो वही कहता है कि जो एनीमा होता है रोगी के आंत के सफाई के लिए मलाशय द्वारा द्रव्य प्रविष्ट कराना मतलब भेजना अथवा औषधि या पोषण प्रवेश कराना ही एनीमा कहलाता है। मतलब सीधा समझ लीजिए कि एनीमा होता क्या है, तो जो मल द्वार होता है, मलाशय जो होता है, उस मल द्वार के द्वारा द्रव का दोस्तों भेजना या प्रविष्ट कराना। अब ये द्रव औषधि हो सकता है या पोषण हो सकता है, पोषण के लिए करवाना प्रवेश कराना ही एनीमा कहलाता है। छोटे बच्चों को भी एनीमा बड़ों के तरीके से ही दिया जाता है। बच्चों को दिए जाने वाले एनीमा में द्रव की मात्रा बड़ों की तुलना में कम होती है। साथियों जो एनीमा देने का जो प्रक्रिया है वो बड़ा जो वयस्क व्यक्ति होता है उसी के तरह बच्चे में भी होता है, लेकिन जो बच्चा होता है क्योंकि उसका जो वेट है, मास है, वो कम है, इसलिए वो चीज़ों को क्षमता कम रख पाएगा, इसलिए उससे जो द्रव दिया जाएगा मलाशय के थ्रू वो दोस्तों क्या होगा, वो बड़े की तुलना में कम होगा। जाहिर सी बात है कि जो बच्चा है वो मात्रा कम ले पाएगा, जो सियाना है वो ज़्यादा मात्रा ले पाएगा। तो यही चीज़ें हैं। साथ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं दोस्तों प्रकाशीय चिकित्सा फोटोथेरेपी के बारे में। साथियों ये हम पहले भी बता चुके हैं कि फोटोथेरेपी एक ऐसे दोस्तों चिकित्सीय प्रक्रिया है जहाँ पे प्रकाशीय चिकित्सा का इस्तेमाल करके जो शिशु होता है उसमें दोस्तों उसके स्किन के सतहों पे अत्यधिक मात्रा में बिलुबिरिन जमा हो जाता है, तो उसी को तोड़ने के लिए और दोस्तों तोड़कर घुलाने के लिए इस प्रकार फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या हो सके जो बिलुबिरिन जमा हो स्किन पे वो क्या हो कि गुर्दे में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकल जाए। तो यही है, चलिए देख लेते हैं। फोटोथेरेपी या प्रकाशीय चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें शिशु को खुले नीले प्रकाश के नीचे रखा जाता है। साथियों जो फोटोथेरेपी होता है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है। तो फोटोथेरेपी दोस्तों एक ऐसी चिकित्सा है और ऐसी चिकित्सा में दोस्तों जो शिशु बालक होता है उसको क्या किया जाता है, एक दोस्तों नीले प्रकाश के नीचे रखा जाता है। ये मैंने डिटेल में भी दोस्तों करा चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो जो नीले प्रकाश के नीचे रखा जाता है, अब देखिए दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि नीले प्रकाश बहुत हानिकारक होता है, तो इसलिए जो नीले प्रकाश होता है उसके दोस्तों जो वहाँ पर जो ट्यूब लगाया जाता है प्रकाश का, उसमें होता यह है कि जैसे 5 नीला ट्यूब है तो उसमें 2 वाइट ट्यूब भी लगाया जाता है ताकि वो जो बैलेंस बना सके और बच्चे को हानिकारक न पहुंचाए नीला प्रकाश। इसलिए डिटेल में आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो जो फोटोथेरेपी होता है एक प्रकाशीय चिकित्सीय व्यवस्था है जिसमें शिशु को प्रकाश के जो है खुले नीले में रखा जाता है। इसमें बिलुबिरिन या दोस्तों प्रकाश भूरंग जो भंगुरन होता है जो त्वचा में जमे हुए अप्रत्यक्ष बिलुबिरिन को घुलनशील हानिकारक पदार्थ में बदल देता है जो गुर्दे द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। इतना चीज़ तो हम पहले ही बता दिए कि फोटोथेरेपी एक चिकित्सीय पद्धति है जिसमें शिशु को एक नीले प्रकाश के खुले में रखा जाता है। इसे बिलुबिरिन
का प्रकाश भंगुरन होता है, मतलब जो बिलिरुबिन होता है उसको भंगुरित किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है। जो त्वचा में जमे हुए रहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से बिलिरुबिन, उसको तोड़कर घुलनशील बनाया जाता है इस प्रकाश के थ्रू। और यह क्या होता है, यह हानिकारक पदार्थ एक द्रव के रूप में क्या होता है, गुर्दे से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। तो ये चीज़ें होता है पर फोटोथेरेपी। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 9th है इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर होता क्या है? तो साथियों, नवजात शिशु को स्थिर, गर्म, आर्द्र एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के वाला यांत्रिक उपकरण इनक्यूबेटर कहलाता है। दोस्तों, अगर आपसे डिफिनीशन पूछा जाए तो एक लाइन में क्या लिखेंगे कि जो नवजात शिशु होता है ना, जैसे बच्चा जो पैदा लेता है तो उसे नवजात शिशु कहते हैं। तो जो नवजात शिशु होता है, तो नवजात शिशु को दोस्तों स्टेबल मतलब स्थिर, और गर्म और आर्द्र मतलब सूखा हुआ एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए जो यांत्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग इनक्यूबेटर कहते हैं। मतलब कोई बच्चा अगर हुआ, बच्चा होने के बाद उससे दोस्तों स्थिर करने के लिए, गर्म वातावरण देने के लिए, और आर्द्र मतलब दोस्तों सूखा हुआ वातावरण देने के लिए, और सुरक्षित वातावरण देने के लिए इसी यांत्रिक उपकरण इनक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग इनक्यूबेटर कहते हैं। ये चीज़ हो गया। यह नवजात शिशु को उचित नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण सहायक उपकरण है। दोस्तों, एक क्या होता है इनक्यूबेटर, नर्सिंग देखभाल में बच्चों के लिए जो नर्सिंग देखभाल है उसमें सहायता प्रदान करता है। इसमें शिशु नग्न अवस्था में पाला जाता है। दोस्तों, ये जो इनक्यूबेटर होता है, इस इनक्यूबेटर में बच्चे को नग्न अवस्था में रखा जाता है। वह शिशु की ज़रूरत के अनुसार तापमान व आर्द्रता कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब दोस्तों, जो इनक्यूबेटर होता है इसमें बच्चे को कितना टेम्परेचर, कितना आर्द्रता चाहिए। आर्द्रता का मतलब होता है कि सूखा हुआ, तो दोस्तों नमी युक्त होता है, और एक होता है आर्द्रता। आर्द्रता मतलब होता है सूखा हुआ, मतलब वहाँ पे नमी नहीं होगा, और जो नमी युक्त होता है वहाँ पे नमी होता है। तो यही चीज़ें है आर्द्रता। तो ये चीज़ समझ गए, तो ये कम बेस किया जाता है। ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब दोस्तों 10वां है अपरिपक्व शिशु, द प्रीमेच्योर इन्फेंट। ये भी दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन में हम करा चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं। गर्भ अवस्था के 37 सप्ताह पूर्व होने से पूर्व जन्म लेने वाले शिशु अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। दोस्तों, एक तो ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछ सकता है कि जो अपरिपक्व शिशु होते हैं कितने सप्ताह से पहले जन्म ले लेते हैं, तो 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही जन्म ले लेगा। वैसे बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिपक्व शिशु कहेंगे, प्रीमेच्योर। तो यही था क्वेश्चन कि गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पूर्व ही जन्म लेने वाले शिशु को अपरिपक्व शिशु कहते हैं, प्रीमेच्योर इन्फेंट कहते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। अब दोस्तों 11 नंबर एक और देख लेते हैं, कम वजन वाला जन्मा शिशु, मतलब लो बर्थ वेट बेबी। दोस्तों ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लो बर्थ वेट बेबी होता क्या है, तो ऐसा शिशु जिसका वजन जन्म के समय 1500 से 2500 ग्राम तक होता है, लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। साथियों, जो बच्चे जन्म लिया और उसका वजन अगर 1.5 किलो से 2.5 किलोग्राम तक होता है, तो उससे हम लोग बर्थ वेट बेबी कहते हैं। मतलब जन्म के समय जो बच्चा कम जन्म लिया है उसका वजन कम है, तो ऐसे बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, लो बर्थ वेट बेबी। यानी इसका जो रेंज होता है वो 1.5 केजी से लेकर 2.5 केजी, मतलब 1500 से लेकर 2500 ग्राम तक होता है, जो दोस्तों लो बर्थ के अंतर्गत आता है। इससे अत्यधिक होगा तो हाई होगा। तो यही चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो बड़ा हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि वीडियो बड़ा हो और लोगों को परेशानी हो, यही कारण से बहुत लोग दूर भी जा चुके हैं। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। 11 तक देख लिए, अब कल देखेंगे अगले सब्जेक्ट का, और फिर इसी प्रकार से 4 सब्जेक्ट का देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 12 से हम लोग रिपीट करेंगे चीज़ों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।